दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सूर वंश एवं सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सूर वंश एवं सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। सबसे पहले सूर वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर है शेर शाह के बचपन का नाम फरीद या फरीद खां था और फरीद खां को अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। और शेर शाह सूरी दोस्तों ये अफगान वंशीय शासक था जो कि सूर साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह के शासन के समय राज्य की आय और व्यय की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो उत्तर है दीवान ए वजारत। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि दीवान ए वजारत ये शेरशाह के शासन के समय राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि शेरशाह, अकबर, जहांगीर और शाहजहां में से वह जिसे सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो उत्तर है सुधरी हुई मुद्रा को स्थापित करने का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। और शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। उसने अंत में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया और उसके चांदी के सिक्के यानी रुपया का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर में से ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपया की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि ट्रॉय के 178 ग्रेन के चांदी के रुपया की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। अगला प्रश्न है, शराह ए आजम या सड़के आजम को ग्रांड ट्रंक रोड नाम किसने दिया था? तो उत्तर है अंग्रेजों ने। दोस्तों शराह ए आजम या सड़के आजम को ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड कहा जाता है, ये नाम अंग्रेजों ने दिया था। और ग्रांड ट्रंक रोड जिसको सड़क ए आजम कहा जाता है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह ने अपने समय में कई सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई थी। शेरशाह ने मुख्यतया 4 प्राचीन सड़कों, जिसमें एक बंगाल के सोनार गांव से आगरा, दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक, दूसरी आगरा से बुरहानपुर तक और तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक और चौथी लाहौर से मुल्तान तक जाती थी, इसको ठीक कराया था। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को और देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम बिहार में स्थित है। और आप जान लीजिए शेरशाह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण शासक था। और आप जान लीजिए कि शेरशाह का ये जो मकबरा है बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। ये आकार और गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है और हिंदू और मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। शेरशाह की सर्वश्रेष्ठ कृति सासाराम में निर्मित कराया गया उसका स्वयं का मकबरा है और ये मकबरा दोस्तों अष्टकोणीय योजना में बनाया गया है। ये मकबरा बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू प्रतीत होता है। कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बनाया है और ये मकबरा झील के बीच में एक तालाब के बीच में चबूतरे पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह के मकबरे की योजना कैसी है? तो ये अष्टकोणीय है। अगला प्रश्न, शेरशाह, हुसैन शाह, इब्राहिम लोदी और अकबर में से
पटना नगर की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है दोस्तों, पटना नगर की स्थापना जो है शेरशाह सूरी ने की थी और शेरशाह ने पाटलिपुत्र को आधुनिक रूप प्रदान करने के लिए इसे पटना नाम दिया था। और इसके अलावा दोस्तों शेरशाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके शेरसूर नामक नगर बसाया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कानूनगो ने साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ किसको कहा है? तो ये सरायों को। और आप जान लीजिए शेरशाह ने दोस्तों 1700 सरायों का निर्माण कराया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को ठहरने की अलग अलग व्यवस्था थी। और इसके अलावा दोस्तों शेरशाह धर्मनिष्ठ सुन्नी मुसलमान था, फिर भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। उसने अपनी सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी प्रजा को ध्यान में रखकर किया, उसमें हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो मुगल शासक जिनके मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था, तो ये थे हुमायूं और अकबर। हुमायूं और अकबर दो शासक थे, मुगल शासक, जिनके बीच के काल में शेरशाह सूरी का शासन था। हुमायूं का शासनकाल एक तो 1530 से 1540 और 1555 से 56 ईस्वी था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 में था और शेरशाह का शासन 1540 से 1545 के मध्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी कब? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, भूमि मापन के कार्यों की देखभाल के लिए शेरशाह ने किसे नियुक्त किया था? तो उत्तर है अहमद खां को। दोस्तों आप जान लीजिए कि शेरशाह ने भू राजस्व की दर जो है ये 1/3 निर्धारित की थी, लेकिन मुल्तान से उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। उसने भूमि की पैमाइश कराई, लेकिन मुल्तान, मालवा, राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र भूमि मापन की परिधि से बाहर थे। और आप जान लीजिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसने भूमि मापन के कार्यों की देखभाल के लिए अहमद खां को नेतृत्व जो है नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं कि शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपया और तांबे का दाम का विनिमय अनुपात कितना था, आपको बताना है। तो उत्तर है 1 और 64, यानी 1 चांदी का रुपया तांबे के 64 दाम के बराबर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी और परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? तो यहाँ पर देखिए तांबा, लोहा, सीसा और रजत में से रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किसकी अधिकता होती थी? तो रजत यानी चांदी की। और आप जान लीजिए भागक, रूपक, कासार्पण, दिनार, टंका, जीतल, काकिनी, इनका उल्लेख अभिलेखी साक्ष्यों में मिलता है कई प्रकार के सिक्कों का। रूपक प्रकार के सिक्कों को शेरशाह ने इसके लिए 178 ग्रेन निर्धारित किया और ये सामान्यतः रजत या चांदी की धातु द्वारा निर्मित सिक्का है। और रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में रजत धातु की अधिकता होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था किसके शासनकाल में? तो आप जान लीजिए दोस्तों रोहतासगढ़ जो है दुर्ग, ये इसका निर्माण शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये शेरशाह से संबंधित है कि रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों ये शेरशाह के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सड़क ए आजम यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है शेरशाह सूरी ने। दोस्तों शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी सबसे लंबी सड़क का निर्माण कराया था। इसे शेरशाह के समय में सड़कें आजम भी कहा जाता था। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़कें आजम बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर आगरा, दिल्ली और लाहौर तक जाती थी। और शेरशाह सूरी मध्ययुगीन भारत में अपने राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी यानी मुद्रा प्रणाली में सुधार के लिए प्रसिद्ध था। और ये सुधार आगे चलकर अकबर के प्रशासन के आधार स्तंभ बने थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों, किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था और शेर शाह सूरी ने हुमायूं के दीन पनाह को तुड़वाकर पुराना किला का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है किसको? तो उत्तर है दोस्तों, साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह का अंतिम अभियान कौन सा था? तो ये था कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी में और शेर शाह के समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। याद रखिएगा, कीरत सिंह जो था दोस्तों, ये शेर शाह का जो है शेर शाह के कालिंजर अभियान जो 1545 में था, ये इसका अंतिम अभियान था और शेर शाह के समय में जो कालिंजर का शासक था कीरत सिंह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया था, ये कथन किसका है? तो ये शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध कथन है जिसने कहा है कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, ये किसके विषय में कहा गया है? तो उत्तर है, शेर शाह सूरी के विषय में अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10 जून 1540 को शेर शाह ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था? तो उत्तर आगरा में। दोस्तों आप जान लीजिए कि 10 जून 1540 को शेर शाह ने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह की धार्मिक नीति के विषय में सर्वाधिक उपयुक्त विचार कौन सा है? तो शेर शाह सूरी की धार्मिक नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्मजीत गौड़ किसका सेनापति था? तो उत्तर है, शेर शाह का सेनापति था ब्रह्मजीत गौड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाहौर, मुल्तान, आगरा और सासाराम में से वह स्थान जहां शेर शाह सूरी उपज का केवल चतुर्थांश यानी चौथा भाग भूमि कर के रूप में लेता था, तो ये था मुल्तान। वैसे तो शेर शाह ने भू राजस्व की दर 1/3 निर्धारित की थी, लेकिन मुल्तान में उपज का 1/4 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, आदिल शाह और इब्राहिम शाह में से शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो उत्तर है, शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ था और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था वो इस्लाम शाह था। शेर शाह की मृत्यु 1545 में हुई। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बना। उसने अफगानों की स्वतंत्र प्रकृति को पूर्णतया दबा दिया और इसके समय में प्रांतीय सूबेदार सुल्तान का तो क्या, सुल्तान के जूतों का भी सम्मान करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कोई सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए और उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए, ये कथन किसका है? तो ये शेर शाह सूरी का कथन है और आप जान लीजिए शेर शाह ने कई सरायों का निर्माण कराया था। इसमें हिंदू और मुसलमानों को रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी और इसका कथन है कि जो कोई सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए और उसके टट्टू को अनाज और पानी दिया जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये शरारती लोग अपने खजाने से कभी पैसा नहीं खर्च करते। वे अपने अधीन रहने वाले कमज़ोर और गरीब किसानों से बलपूर्वक धन ले लेते हैं। अपने इस कथन के लिए कौन मशहूर है? तो ये फरीद का कथन है जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से शासक बना था। देखिए, सूरवंश के बाद आइए दोस्तों सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह में से दक्षिण और कश्मीर की यात्रा किसने की थी? तो उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। आप जान लीजिए दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण और कश्मीर की यात्रा की थी। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की
और गोविंद सिंह सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश के आमंत्रण पर सिरमौर पहुँचे और उन्होंने पाउंटा यानी हिमाचल नामक स्थल की स्थापना की। गोविंद सिंह ने नांदेड़ महाराष्ट्र का युद्ध भी लड़ा और यही पठान अजीम खां द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। और सिख धर्म की नींव किसने डाली थी? तो उत्तर है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। दोस्तों, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में रावी नदी के किनारे हुआ था। इनके पिताजी का नाम कालू जी और माता का नाम तृप्ता था। और आप जान लीजिए दोस्तों, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली थी। इन्होंने नानक पंथ चलाया और इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए। इन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो गुरु अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने थे। और गुरु अंगद को गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। और गुरु नानक द्वारा प्रारंभ किया गया लंगर व्यवस्था, इसको गुरु अंगद ने नियमित किया था। लहना प्रसिद्ध शिष्य था किसका? तो दोस्तों, लहना गुरु नानक देव के शिष्य थे, जो कि गुरु अंगद के नाम से दूसरे सिख गुरु बने थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अंगद यानी गुरु अंगद को, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, इनको गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में हुआ था। और ये दोस्तों, इसको ननकाना साहब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो इनका नाम तृप्ता था। और अगला प्रश्न है, वह नदी जिसके किनारे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था? तो ये रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर गुरु अमरदास से मिलने गया था कहाँ पर? तो ये जगह थी गोइंदवाल। दोस्तों, आप जान लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि मुगल सम्राट अकबर के समय गुरु अमरदास थे और इनसे मिलने वो गोइंदवाल गया हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है दोस्तों, गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब निर्मित कराए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरन तारण और करतारपुर साहब नामक नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। और यहाँ पर देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो अर्जुन देव ने। दोस्तों, 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी और खुसरो को समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने 500 बीघा जमीन दान के रूप में किसे दिया था? तो गुरु रामदास को। दोस्तों, सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनको 500 बीघा भूमि दान में दी थी। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदत्त की गई भूमि पर अमृतसर का शहर बना और पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया था। बाद में वहाँ खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ा था। अगला प्रश्न है, सच्चा बादशाह के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और ये वर्ष था 1699। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध या विशेष। अगला प्रश्न है, खालसा का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शुद्ध या विशेष। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाहुल पड़ाली का आरंभ किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा क्या है? तो ये है विचित्र नाटक। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है।
अगला प्रश्न है चंडी दीवर किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी दीवर। अगला प्रश्न है दोस्तों बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? तो बंदा बहादुर के बचपन का नाम दोस्तों ये लक्ष्मण देव था और गुरु गोविंद सिंह ने इसका नाम गुरबख्श सिंह रखा था। तेग बहादुर ने अपना स्थान अमृतसर की जगह माखोवाली को बनाया था और तेग बहादुर बाकला दे बाबा के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। तेग बहादुर को किस नाम से जाना जाता था? तो बाकला दे बाबा के नाम से जाना जाता था तेग बहादुर को। अगला प्रश्न है दोस्तों गोविंद सिंह के दो बेटे अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए थे किस युद्ध में? तो ये चकमौर के युद्ध में। दोस्तों चकमौर का युद्ध 1705 में हुआ था जिसमें गोविंद सिंह के दो बेटे अजीत सिंह और जुझारू सिंह मारे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं धारण करने को कहा था जिनको 5 ककार कहा जाता है, केश, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंघा। अगला प्रश्न है कृष्ण अवतार किसकी रचना है? तो उत्तर है कृष्ण अवतार गुरु गोविंद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और शाह आलम में से गुरु तेग बहादुर समकालीन थे किसके? तो गुरु तेग बहादुर दोस्तों ये औरंगजेब के समकालीन थे। तेग बहादुर का समयकाल 1664 से 1675 है और ये मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे और सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली थी। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई थी। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमुल्लावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन को सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 में गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इसी कारण दिया गया था। अगला प्रश्न है गुरु तेग बहादुर सिखों के किस क्रम के गुरु थे? तो ये 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सिख धर्म में लंगर व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो गुरु नानक ने लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था जिसको व्यवस्थित करने का कार्य गुरु अंगद ने किया था। अगला प्रश्न है लंगर व्यवस्था को अस्थायी और व्यवस्थित किसने किया था? तो गुरु अंगद ने। और देखिए तोशा खाना गुरुद्वारा कांड हुआ था कब? तो ये 1921 ईस्वी में। दोस्तों फरवरी 1921 में गुरु नानक के जन्म स्थान ननकाना में गुरुद्वारे में पहली बार अकाली आंदोलन को रक्तपात से गुजरना पड़ा था। इसके बाद तोशा खाना गुरुद्वारा कांड 1921 हुआ था जिसमें तोशा खाना की चाबी को लेकर छिड़े विवाद में अकालियों की शानदार जीत हुई थी। गुरु का बाग संघर्ष अगस्त 1922 में हुआ था। दोस्तों ननकाना गुरुद्वारे को मुक्त कराने वाले करतार सिंह झब्बर ने कहा था कि ननकाना कांड ने सिखों को जगा दिया है और स्वराज के लिए मार्च और तेज हो गया। और तोशा खाना की चाबी को लेकर छिड़े विवाद के समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष खड़क सिंह थे। और आप जान लीजिए दोस्तों तोशा खाना गुरुद्वारा कांड 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तोशा खाना की चाबी को लेकर छिड़े विवाद के समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे खड़क सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों सिखों द्वारा मुफ्त रसोई या लंगर की अवधारणा अपनाई गई थी कहाँ से? तो ये सूफी दरगाहों से अपनाई गई थी मुफ्त रसोई या लंगर की अवधारणा। अगला प्रश्न है दोस्तों सही सुमेलन करना है। दोस्तों यहाँ पर सिख धर्म से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं। मसंद किसे कहा जाता है? तो गुरु के प्रतिनिधि को मसंद। खालसा जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी है उन्हें खालसा कहा गया। मेली तो मसंद यानी मसंद जो गुरु के प्रतिनिधि थे उनके सहायकों को मेली कहा गया। और सहलांग ये मसंद के द्वारा दीक्षित व्यक्ति को सहलांग कहा गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत सूर साम्राज्य और सिख संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का।
वन लाइनर रिवीजन नोट्स जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के मध्यकालीन भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।